हेलो एवरीवन, लूसेंट सीरीज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था 1919 तक के इवेंट्स को या इंसिडेंट को। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 1920 के बाद होने वाले इवेंट्स को। जो पहला इंसिडेंट है वो खिलाफत मूवमेंट का है। इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि खलीफा सुल्तान ऑफ तुर्की वाज लुक्ड अपॉन बाय द मुस्लिम्स एज देयर रिलीजियस हेड। मतलब यहाँ पर बता रहा है कि खलीफा जो होते हैं, जो सुल्तान हैं तुर्की के, वो मुस्लिम लोग उनको अपना रिलीजियस हेड कंसीडर करते हैं। और फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्या होता है, तुर्की को ब्रिटेन से खतरा हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक युद्ध की कंडीशन बनना शुरू हो जाता है और इस युद्ध के कंडीशन में खलीफा का पोजीशन थ्रेट में आ जाता है, जिसके कारण जो भारतीय मुसलमान हैं वो भयभीत होते हैं और उनमें अंग्रेज़ों के खिलाफ रोष उत्पन्न होता है, मतलब गुस्सा उत्पन्न होता है। इसके कारण वो अंग्रेज़ों के खिलाफ हो जाते हैं और अंग्रेज़ों से लड़ने की ठानते हैं या उसका विरोध करने का ठानते हैं। इसी क्रम में आप क्या देखेंगे कि अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली और शौकत अली, दो भाई हैं, वो एंटी ब्रिटिश मूवमेंट लॉन्च करते हैं 1920 में। इस एंटी ब्रिटिश मूवमेंट का नाम होता है खिलाफत मूवमेंट। ओके, और यह खिलाफत मूवमेंट क्यों चलाया जाता है? खलीफा के पोजीशन को रीस्टोर करने के लिए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो होते हैं वो भी इस मूवमेंट में भागीदारी करते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे यह मूवमेंट सपोर्ट किया जाता है किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा और इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा। ऐसा क्यों? क्योंकि हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एक मार्ग प्रशस्त करेगा यह आंदोलन, इसलिए। इसी के साथ आप आगे देखेंगे नन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसको सपोर्ट करने के लिए नन कोऑपरेशन मूवमेंट भी चलाया जाता है, क्योंकि आईएनसी तो पहले ही से इसके खिलाफ है। किसके खिलाफ? ब्रिटिशर्स के खिलाफ। अब मुस्लिम भी हो जा रहे हैं खलीफा को लेकर के, इसलिए दोनों साथ में मिल करके नन कोऑपरेशन मूवमेंट को भी रन करा लेते हैं। अब इसकी डिसीजन कब ली जाती है? तो एट द कलकत्ता सेशन इन सितंबर 1920, 1920 में जो कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है उसमें कांग्रेस एक मोशन लाता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वो लॉन्च करेगा। और इसी में वह डिसाइड भी करता है कि स्वराज अल्टीमेट गोल होगा गांधी जी के अकॉर्डिंग। अब इसमें क्या होता है, जब नॉन कॉपरेशन होता है तो कांग्रेसी क्या करते हैं या जो भी लीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं? तो पहला काम आप देखेंगे कि वो सरेंडर करते हैं अपने टाइटल्स को या जो भी उनको रिवार्ड मिलता है, इन सारे चीज़ों को सरेंडर करते हैं। साथ ही साथ जो ऑफिस में वो मनोनीत होते हैं वो सारे ऑफिसर्स को बहुत सारे लीडर्स छोड़ देते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ आप देखेंगे, रिफ्यूजल टू अटेंड गवर्नमेंट दरबार्स एंड ऑफिशियल फंक्शंस एंड बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश कोर्ट्स बाय द लॉयर। वकील जो होते हैं कचहरी जाना छोड़ देते हैं। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट दरबार होता है या ऑफिसेस होता है वहाँ जाने वाले लोग उसको भी छोड़ देते हैं, ऑफिशियल फंक्शन को करना छोड़ देते हैं। तो बेसिकली ऑफिशियल फंक्शन क्या होता है? वो पार्ट एंड पार्सल होता है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का, इसलिए उन सारे कामों को छोड़ दिया जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ आप देखते हैं, रिफ्यूजल ऑफ जनरल पब्लिक टू ऑफर देम सेल्फ फॉर मिलिट्री एंड अदर गवर्नमेंट जॉब्स। जनरल पब्लिक भी इसका विरोध करते हैं, वो मिलिट्री वगैरह ये या गवर्नमेंट जॉब में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। साथ ही साथ बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स भी करते हैं। कौन? जनरल पब्लिक। आगे कह रहा है, गांधी जी अलॉन्ग विद द अली ब्रदर्स अंडरटूक ए नेशन वाइड टूर ड्यूरिंग एड्रेसिंग ऑफ मीटिंग्स। अब गांधी जी खिलाफत मूवमेंट के जो लीडर हैं अली ब्रदर्स, उनके साथ मिल करके नेशन वाइड टूर पर निकलते हैं, पूरे राष्ट्रव्यापी टूर पर निकलते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, बताते हैं। द एजुकेशनल बॉयकॉट वाज स्पेशली सक्सेसफुल इन बंगाल विथ पंजाब टू। अब एजुकेशनल बॉयकॉट जो होता है, स्कूल वगैरह को छोड़ दिया जाता है बच्चों के द्वारा या टीचर्स के द्वारा स्कूल में पढ़ाना बंद किया जाता है, तो ये सक्सेस ज़्यादा मिलता है बंगाल में और पंजाब में। रिस्पॉन्डिंग अंडर द लीडरशिप ऑफ लाला लाजपत राय। अब इन सब जगहों पर खासकर पंजाब के जो नेतृत्वकर्ता होते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, वो कौन होते हैं? लाला लाजपत राय होते हैं। अपार्ट फ्रॉम एजुकेशनल बॉयकॉट, मतलब एजुकेशनल बॉयकॉट के अलावा, शिक्षा के बहिष्कार के अलावा, देयर वाज ए बॉयकॉट ऑफ लॉ कोर्ट्स विच सॉ मेजर लॉयर्स लाइक। मतलब कचहरी का भी बहिष्कार किया जाता है बहुत सारे वकीलों के द्वारा जो नामी गिरामी वकील होते हैं, जैसे मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, राजगोपालचारी, सैफुद्दीन किचलू, वल्लभ भाई पटेल, इन सब के द्वारा कचहरी का भी, अरुणा असफ अली, कचहरी का भी बहिष्कार किया जाता है। अब ये लोग काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस कर रहे होते हैं लेकिन फिर भी छोड़ देते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑल्सो सॉ पिकेटिंग ऑफ शॉप, सेलिंग फॉरेन क्लब्स एंड बॉयकॉट ऑफ द फॉरेन क्लब्स बाय द फॉलोअर्स ऑफ गांधी जी। अब बहुत सारे जो अंग्रेजी कपड़ों के दुकान होते हैं ये सब को घेरा जाता है, उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन जाहिर किया जाता है। साथ ही साथ जो विदेशी कपड़े होते हैं उनको भी जलाया जाता है, उनको दहन किया जाता है। अनदर ड्रामेटिक इवेंट जो होता है वो आप क्या देखेंगे? विजिट ऑफ प्रिंस ऑफ वेल्स। प्रिंस ऑफ वेल्स जो है इसी समय भारत में आता है। द डे ही लैंडेड इन इंडिया, जिस दिन वह भारत में पहुंचता है, इन बॉम्बे, बॉम्बे में आता है। कब आता है? 17 नवंबर 1921 को आता है। वह जब आता है तो लोग उस के सामने विरोध प्रकट करने के लिए सड़क से दूर चले जाते हैं, घर में पैक हो जाते हैं, दुकानों को बंद कर दिया जाता है ताकि उस पर प्रभाव पड़े। आगे आप क्या देखेंगे? इन सब घटनाओं के बाद एक अटैक होता है
कहाँ पे होता है? तो ये चौरी चौरा घटना के बारे में आपको बता रहा है कि अटैक ऑन ए लोकल पुलिस स्टेशन बाय गैंग रिप्रेजेंट्स एट चौरी चौरा। चौरी चौरा नाम के जगह पर जो यूपी में पड़ता है, वहाँ पर जो घुसाए हुए लोग होते हैं, जो घुसाई हुई भीड़ होती है, वो थाने पे हमला कर देती है, जो कि गोरखपुर में पड़ता है जिला। और कब होता है ये घटना? 5 फरवरी 1922 को होता है। इसके कारण पूरा सिचुएशन बदल जाता है, पूरा सिचुएशन बदल जाता है। गांधी जी शॉक बाय चौरी चौरा इंसिडेंट। गांधी जी चूँकि अहिंसक आदमी है, हिंसा को देख करके वो दम अचंभित हो जाते हैं, वो विथड्रॉ कर लेते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब हटाया जाता है? 12 फरवरी 1922 को। तो ये आप देखें किसके बारे में? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट के बारे में। एक इंसिडेंट और हम लोग देखते हैं, स्वराज पार्टी का एस्टैब्लिशमेंट, जो कब होता है? 1923 में होता है। गांधी जी का डिसीजन था टू कॉल ऑफ द एजिटेशन कॉज्ड फ्रस्ट्रेशन एमॉन्ग मासेस। अब गांधी जी जब यह डिसीजन लेते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लेना है, इसके कारण बहुत सारे युवा जो होते हैं वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, गुस्सा जाते हैं। हिज डिसीजन केम इन फॉर सीवियर क्रिटिसिज्म फ्रॉम हिज कलीग्स। और बहुत सारे उनके कलीग भी जो होते हैं, उनके जो मित्र होते हैं या सहायक होते हैं, वो भी इससे नाराज़ हो जाते हैं, जैसे मोतीलाल नेहरू, CR दास, NC केलकर। ये क्या करते हैं? ये लोग मिल करके स्वराज पार्टी का गठन करते हैं। फाउंडेशन ऑफ द स्वराज पार्टी वाज लेड ऑन। तो ये स्वराज पार्टी की स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 1923 को होती है। अब जिस समय स्थापना होता है उस समय इस पार्टी का नाम क्या होता है? कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। नाम याद रखना है, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। इट प्रपोज देन एन अल्टरनेटिव प्रोग्राम ऑफ डाइवर्टिंग द मूवमेंट फ्रॉम वाइड स्प्रेड सिविल डिसोबीडियंस प्रोग्राम टू रेस्ट्रिक्टिव वन विच वुड इनकरेज इट्स मेंबर टू इंटर इनटू लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब ये जो स्वराज पार्टी की फॉर्मेशन करते हैं ये लोग, इन लोगों का मानना था कि इन लोगों को लेजिस्लेचर में घुसना चाहिए। मतलब जो कानून वगैरह जहाँ से पास होता है, जो विधानसभा हम लोग बोलते हैं या विधायिका बोलते हैं, वहाँ पर इन लोगों का एंट्री होना चाहिए, भारतीय लोगों का एंट्री होना चाहिए, और वहीं जा करके हम लोग चेंजेस ला सकते हैं कानून में, व्यवस्था में, हर चीज़ में। तो स्वराज पार्टी वाले बेसिकली यही मानने वाले थे। अब इस्टेब्लिश अंडर मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स 1919 बाय कंटेस्टिंग इलेक्शंस। अब ये लोग इलेक्शन कंटेस्ट करने में विश्वास रखते हैं। इन ऑर्डर टू रेक द लेजिस्लेचर फ्रॉम विद इन टू यूज मोरल प्रेशर टू कंपेल द अथॉरिटी टू कंसीड टू द पार्टिकुलर डिमांड ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट। अब इन लोगों का मानना था कि जब हमारा चुना हुआ प्रतिनिधि वहाँ जाएगा तो वो सरकार पर दबाव बनाएगा, और दबाव बनाने के बाद हम लोग स्वराज की डिमांड कर सकते हैं, सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड कर सकते हैं। अब इलेक्शन होता है, इलेक्शन में क्या इनका रिजल्ट रहता है इसको हम लोग देखते हैं। कह रहा है इन द इलेक्शन हेल्ड इन 1923, 1923 में जो चुनाव होता है उसमें स्वराज पार्टी कैप्चर्ड करता है 45 आउट ऑफ 145 सीट्स। मीन्स 145 में से 45 सीट जीतने में सफल हो जाता है यह स्वराज पार्टी। इन प्रोविंशियल इलेक्शन दे सिक्योर्ड फ्यू सीट्स बट इन द सेंट्रल प्रोविंस दे सिक्योर्ड ए क्लियर मेजोरिटी। प्रोविंस मतलब प्रांतीय चुनाव में इनको तो थोड़ा बहुत सीट मिलता है, लेकिन जो सेंट्रल लेवल पर जो सेंट्रल प्रोविंस होता है वहाँ पर इनको क्लियर मेजोरिटी मिल जाता है। कह रहा है इन बंगाल द स्वराज पार्टी वाज द लार्जेस्ट पार्टी। बंगाल में तो यह पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है। दे फॉलोड द पॉलिसी ऑफ अनडाइल्यूटेड ऑपोजिशन। द स्वराजिस्ट demanded the release of all political prisoners, provincial autonomy, repealing of the repressive laws and imposed by the government। कह रहा है स्वराज पार्टी का डिमांड क्या होता है? स्वराज पार्टी का डिमांड होता है कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर हैं, जो क्रांतिकारी लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनको रिलीज किया जाए। वो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी माने प्रांतीय स्वायत्ता की वकालत करते हैं, उसकी बात को रखते हैं। साथ ही साथ गवर्नमेंट के द्वारा जो भी दमनकारी कानून लाया गया है उनको ख़त्म करने की बात करते हैं। आगे आप क्या देखेंगे? हाउएवर आफ्टर द डेथ ऑफ CR दास इन 1925, 1925 में CR दास की मृत्यु हो जाती है। दे ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स ए पॉलिसी ऑफ कोऑपरेशन विद द गवर्नमेंट। अब ये पार्टी कमज़ोर पड़ जाती है, और जो CR दास के बाद जो बाकी मेंबर रह गए, जैसे मोतीलाल नेहरू, ये लोग कोऑपरेशन की तरफ झुकाव हो जाता है उनका, गवर्नमेंट को कोऑपरेट करना शुरू कर देते हैं। दिस लेड टू द डिसेंशन एंड द पार्टी ब्रोक अप इन 1926। इसके कारण पार्टी का क्या होता है? मूल सिद्धांत है उससे भटक गया पार्टी। इसके कारण 1926 में ये पार्टी खत्म हो जाती है। कौन सा पार्टी? स्वराज पार्टी। तो ये वीडियो में हम लोग इस 3 टॉपिक को डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।